नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी आपका स्वागत करता हूं। हार्ट अटैक होता क्या है और इसके क्या कारण होते हैं। आप किसी भी बीमारी को ले लीजिए हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि हार्ट को हम अकेले ट्रीट नहीं करते, हम इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। यानी कि हार्ट और उसके आसपास में जो नसें सप्लाई करती हैं ब्लड को, उन सब की बीमारियों के कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसको स्टैंड अलोन ट्रीट करना या स्टैंड अलोन समझना काफ़ी मुश्किल होगा। कुछ मेजर 4 कंडीशंस है जो इंडिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे पहला आता है एंजाइना, यानी कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट किसी भी हार्ट अटैक केस में आपको फील होता है। तो हम इसको एक थोड़ा समझ लेते हैं कि किस टाइप का पेन होता है। ये क्रशिंग पेन होता है, जो आपको पेशेंट बताएगा काफ़ी क्रशिंग पेन होता है, और इसके कारण टाइट प्रेशर फील होता है चेस्ट के ऊपर। समबडी इज़ लाइक सिटिंग ऑन योर चेस्ट, पीपल से कि भारी लग रहा है, मुझे चेस्ट पे काफ़ी बोझ लग रहा है। कभी कभी ये डल एक भी हो सकता है, और फुलनेस मतलब कि भरा भरा भारी भारी शरीर लगता है उससे। इसका जो पेन है वो यूजुअली लेफ़्ट साइड आर्म में आ सकता है, जॉ में आ सकता है, अपर चेस्ट में फैल सकता है, दोनों हाथों में, और कभी कभी किसी किसी केस में ये एब्डोमिनल या बैक में भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यू विल फील डिज़ी, मतलब आपको चक्कर भी आ सकता है, लाइट हेडेडनेस की, हल्का शरीर में ऐसा लगेगा कि कुछ जान नहीं बची है, काफ़ी नौजिया और फटीग हो जाएगी, आपको वीकनेस लगेगी काफ़ी। लेकिन फीमेल्स के अंदर ये सिम्टम्स कुछ अलग हो सकते हैं। अगर आप हाईली डायबिटिक हैं तो आपको साइलेंट हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो पेन कैरी करने की क्षमता होती है वो नहीं रहती है डायबिटिक पेशेंट्स में, तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक भी हो सकता है। फीमेल्स के अंदर सिम्टम्स थोड़े अलग हो सकते हैं। उनको माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है, नेक में, एब्डोमेन में या बैक में पेन हो सकता है, और उनको ज़्यादातर अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी, जिसको कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन घबराहट रहती है। किस कारण है वो समझ में नहीं आ रहा उनको, मतलब वो बता नहीं पाएंगे आपको, घबराहट सी महसूस होती है। और कोल्ड स्वेट, जिसको बोलते हैं कि घबराहट के कारण अचानक से ज़्यादा पसीना आ जाता है, उसका कोई एक्सप्लेन रीज़न नहीं होता कि ना तो वो एक्टिविटी कर रहे हैं कोई, फिर भी वो अचानक से पेन ज़्यादा आ रहा है। एंजाइना का पेन जब शुरू में आता है तो आपको थोड़ा एक्सर्शन के कारण ज़्यादा महसूस होता है, वो रेस्ट के कारण वो चला भी जाता है। लेकिन जब डिजीज़ सीवियर हो जाती है, प्रोग्रेसिव हो जाती है, तो वो रेस्ट पे भी आने लग जाता है। ये सिम्टम रेस्ट में भी आपको हल्के हल्के लगने लगेंगे कि कुछ डिस्कम्फर्ट है आपकी चेस्ट के अंदर। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास जाएं और इसका प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम, जो भी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि कुछ एंजाइम मार्कर्स आते हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं और इसका पता लगाया जा सकता है। आजकल काफ़ी एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है आपको, या कोई ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी में, तो इसके लिए एंजियोप्लास्टी, बैलून एंजियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, वो करी जा सकती है। उसके अंदर कई बार हमें स्टंट भी लगाया जा सकता है। अगर डिजीज़ फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसको कोरोनरी बाईपास सर्जरी भी की जाती है। कि 80% हार्ट अटैक्स प्रिवेंटेबल है, यानी कि 80% जो हार्ट अटैक से डेथ होती हैं वो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। बस हमें समझना है कि क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं और क्या क्या उपाय हम खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। हम बात करेंगे जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, आप और हम मिलके क्या कर सकते हैं इसके लिए। क्योंकि डॉक्टर अपनी मेडिसिन, एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन जो चलाते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट रखती है, वो सब अपनी जगह पे है, और उसके लिए डॉक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको मुझे बताना है। तो काफ़ी टाइम लोग मुझसे पूछते हैं, चंचल मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मिनिमम एक्सरसाइज बताओ कि मैं कितनी कर सकता हूँ ताकि मैं हेल्दी रहूँ। तो इसके लिए मैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन को ही आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि वो रिकमेंड करते हैं कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आप करिए, जिसमें कि आप आधे घंटे तक, यानी 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज करेंगे। तो टोटल मिला के ये 150 मिनट्स पर वीक बन जाएगा। अगर आप इसको विग्रेस एक्सरसाइज में इंक्लूड करना चाहते हैं तो 25 मिनट्स ऑफ विग्रेस एक्सरसाइज 3 टाइम्स अ वीक, तो ये टोटल 75 मिनट्स पर वीक बनेगा। तो आप चूज कर सकते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी 150 मिनट्स पर वीक, विग्रेस इंटेंसिटी 75 मिनट्स पर वीक। अभी जानना ही ज़रूरी है कि मॉडरेट और विग्रेस होता क्या है। तो विग्रेस की डेफिनेशन है 8 to 9 किलोमीटर्स ऑफ पेस पर आवर, 70 to 85% ऑफ योर टारगेट हार्ट रेट। जब मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एनी वॉकिंग विच इज़
3 to 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो फॉर हाफ एन आवर। साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टारगेट हार्ट रेट होता है 220 माइनस योर एज। अभी कैसे कैलकुलेट है उसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। तो 220 माइनस योर एज, सपोज योर एज इज़ 40 ईयर्स, 220 माइनस 40 इज़ 180। तो अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका हार्ट रेट 50 to 70% ऑफ 180 होगा, यानी कि 90 to 126 बीट्स पर मिनट जो आपका हार्ट रेट होगा। अगर आप विगरस एक्टिविटी चूज़ करते हैं जिसको कि आप 3 टाइम्स अ वीक करेंगे 25 मिनट्स के लिए, तो आपका हार्ट रेट होगा 126 से 153 के आसपास। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। आप इसको 220 माइनस योर करंट एज करिए और उसके हिसाब से आप एक्टिविटी करिए। हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए आजकल काफ़ी डिवाइसेस है जिसको कि आप हाथ के ऊपर बांध के, स्मार्ट वॉच है या फिर टेलीमेट्रिक डिवाइसेस आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या काफ़ी सारी अदर एप्लीकेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेज जिससे कि आप इस बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा आप एक्टिव रहिए, जहाँ पे आपको एलिवेटर होता है वो यूज़ ना करके, लिफ्ट यूज़ ना करके वॉक करना प्रेफर करें, स्टेयर क्लाइंबिंग प्रेफर करें। अगर आप कहीं पे कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो लंच टाइम में 10 मिनट्स का वॉक ज़रूर लें। हार्ट एक मसल है और जब आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे रहेगा, यानी कि आपकी हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम, एक एफिशिएंसी टू पंप द ब्लड इन वन स्ट्रोक विल इंक्रीज। इससे क्या होगा, आपकी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इससे आपकी बॉडीज़ की एबिलिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन को कैरी करने की। आपकी फटीग आपको कम महसूस होगी, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है जब आप करेंगे आपको, तो वो फटीग लेवल आपके घट जाएंगे और आपकी वेस्कुलर वॉल फंक्शन भी काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो वॉल फंक्शंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, आई थिंक 7 और 8 स्टेप्स आप नोट कर लीजिए, तो आप ले सकते हैं इसको डील करने के लिए प्लान पे। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड हार्ट एलिमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे, औरों के साथ भी शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाने का एक मात्र मकसद ये है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जानकारी ही बचाव है, ये नॉलेज की एज है। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और इसके ऊपर जितना अमल करेंगे उतना इससे आपको फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फीडबैक के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।